हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अरेनियस इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं उसके ग्राफ्स, और दूसरा रहेगा कोलिजन थ्योरी। क्योंकि ये दो मेन टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सीबीएसई में रिटन में जिसकी डेरिवेशंस भी आ जाती हैं और इसके ऊपर क्या है न्यूमेरिकल्स भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। केमिकल काइनेटिक्स का सोल जिसे बोलते हैं वो यही दो टॉपिक्स हैं मेन। अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ने से ये फ़ायदा है कि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है ना, जैसे नीट के सारे एग्ज़ाम के पेपर देखना आप, और जेई के भी, उसमें क्या होता है जितनी भी थ्योरेटिकल अगर पूछा जाए तो वो सारा किससे आता है, आपका एनसीईआरटी से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है रेट ऑफ रिएक्शंस का, इसका मतलब क्या है, मतलब हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है कि किस रेट से हमारी रिएक्शन हो रही है वो टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड कर रही है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे अभी। तो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब जो ज़्यादातर रिएक्शंस है ना, केमिकल रिएक्शंस जो हम पढ़ते हैं या फिर लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म करवाते हैं, तो वो कैसे होती हैं, वो एक्सेलरेट कब होती हैं, जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, डिकम्पोजिशन किसका, N2O5 का, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का। The time taken for half of the original amount of material to decompose in 12 minutes at 50 degrees Celsius and 5 hours at 25 degrees Celsius and 10 days at 0 degree Celsius। मतलब जब N2O5 का डिकम्पोजिशन होगा ना, तो कितना टाइम लगेगा किसी रिएक्शन को ओरिजिनल की हाफ, मतलब टी हाफ बता रखा है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो डिकम्पोजिशन, तो 10 दिन लग जाते हैं इसको डिकम्पोज होने में। अगर 25 डिग्री टेम्परेचर कर दिया तो 5 घंटे के अंदर रिएक्शन हो जाती है, और अगर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया तो क्या होगा, 12 मिनट्स के अंदर डिकम्पोजिशन हो जाता है किसका, N2O5 का। You also know that in mixture of potassium permanganate and oxalic acid, potassium permanganate get decolorized faster at the higher temperature than at lower temperature। मतलब मिक्सचर है किस किस चीज़ का, एक तो पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4, ठीक है, पर्पल कलर, एक है ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, ठीक है। तो क्या होता है जब हम इन्हें मिक्स करते हैं ना, तो क्या हो जाता है, जो पर्पल कलर है ना पोटेशियम परमैंगनेट का, वो डीकलराइज हो जाता है, मतलब वो कलरलेस हो जाता है। कब, जब हाई टेम्परेचर के ऊपर हम ये मिक्सिंग रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, एज कंपेयर टू लो टेम्परेचर। और हमें क्या पाया गया, इट हैज़ बीन फाउंड दैट for a chemical reaction with rise in temperature by 10 degree Celsius, the rate constant is nearly doubled। मतलब ये पाया गया बाद में साइंटिस्ट ने कि जो केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, जैसे ही हम टेम्परेचर को 10 डिग्री से चेंज कर दे रहे हैं ना, तो रेट कांस्टेंट कितना हो रहा है, नियरली डबल हो जा रहा है, ठीक है। मतलब जैसे क्या था, पहले मान लिया T1 कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस, इस पे कोई रेट ऑफ रिएक्शन हो रही थी तो उसका रेट कांस्टेंट क्या था, K था, ठीक है। अब रिएक्शन होगी 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया, तो इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, नियरली डबल 2K हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी। अब इसकी ये डेफिनेशन भी याद करने वाली है, इसे लर्न कर लेना क्योंकि ये पूछा जाता है। अब नेक्स्ट है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्यूरेटली एक्सप्लेन बाय अरहेनियस इक्वेशन। मतलब टेम्परेचर का डिपेंडेंस किस पे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, वो सबसे अच्छे से कौन एक्सप्लेन कर पाती है, हमारी अरहेनियस इक्वेशन बताती है, ठीक है। इट वॉज प्रपोज बाय डच केमिस्ट JH वॉन्टहॉफ एंड स्वीडिश
chemist Arrhenius provided its physical justification and interpretation. जो हमारे डच के केमिस्ट थे वॉन्टहोफ और स्वीडिश केमिस्ट थे अरेनियस, उन दोनों ने मिलकर क्या की थी, अरेनियस इक्वेशन को बताया था, ठीक है, और इसकी फिजिकल जस्टिफिकेशन भी बताई थी और ये भी बताया था कि इस इक्वेशन को यूज़ करके हम कैसे टेम्परेचर की डिपेंडेंस बता सकते हैं, किस पे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे, ठीक है। अब जो इक्वेशन बार बार यूज़ होनी है वो है ये K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। इसके अंदर जो A है वो क्या है, अरेनियस फैक्टर, जिसे हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। ये K क्या है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। E क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या है, गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, जूल पर मोल। और टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन के अंदर, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, मतलब जो ये A है इसके दो नाम हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर हम इसे बोल सकते हैं, दूसरा नाम है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो अगर न्यूमेरिकल में आपको ये दे दे कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर की वैल्यू ये है, जैसे 8 दे रखी है, या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की, इसका मतलब ये है कि आपको A की वैल्यू बता रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। और फिर क्या पता होना चाहिए, इसके अंदर कौन सी टर्म क्या है, K है रेट कांस्टेंट, A है फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, E है एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को किस में मेज़र करते हैं, जूल पर मोल के अंदर। इट कैन बी अंडरस्टूड क्लियरली यूजिंग द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब ये जो रिएक्शन है हमारी H2 प्लस I2 से क्या बन रहा है, 2HI, इसको यूज़ करके हम क्या करेंगे, अरहेनियस इक्वेशन को पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे क्या क्या फैक्टर्स हैं और ये कैसे यूज़ होगी, ठीक है। तो जैसे क्या है, H2 मतलब HH ऐसे होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड है, आयोडीन आयोडीन का ही एक बॉन्ड है। फिर क्या होता है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो नए बॉन्ड बनना शुरू होते हैं, किसके बीच में, H और I के बीच में, ठीक है। और इस H और I के बीच में, और जो पुराने बॉन्ड है वो क्या करेंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे। पुराने बॉन्ड कौन से, जो ये यहाँ से H और I के बीच में, ये दोनों टूटना शुरू हो जाएंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या फॉर्म हो गए, दो मॉलिक्यूल HI के फॉर्म हो गए हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू अरहेनियस, मतलब अरहेनियस साइंटिस्ट ने क्या कहा, दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन कोलाइड टू फॉर्म अ अनस्टेबल इंटरमीडिएट। मतलब अरहेनियस ने ये एक्सप्लेन किया कि ये रिएक्शन कब हो सकती है, सिर्फ तब पॉसिबल है जब एक मॉलिक्यूल किसका, H2 का जो हाइड्रोजन है उसका, और एक मॉलिक्यूल किसका, आयोडीन का, I2 है उसका, वो आपस में कोलाइड करेंगे, मतलब कोलिजन होगा उनका, और क्या फॉर्म करना चाहिए, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट। जो ये हमारा इंटरमीडिएट है, ये रहा। इंटरमीडिएट का मतलब होता है कुछ समय के लिए एक ऐसी स्टेट रहना जो मतलब क्या है, कुछ समय के लिए हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और ये होगी, ताकि हमारी रिएक्शन आगे प्रोसीड हो, स्लो स्टेप जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म करेंगे। इट एग्जिस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, और ये क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए ये इंटरमीडिएट एग्जिस्ट करेगा, जैसे कुछ सेकंड के लिए रुक गया, ठीक है। और फिर ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा दो मॉलिक्यूल HI के अंदर, ठीक है। अब द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट कोल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स C इज़ नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। अब वो एनर्जी जो क्या करे, ये जो हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है ना, वो एनर्जी जो रिक्वायर होगी कहाँ, ये इन मॉलिक्यूल से ये इंटरमीडिएट बनने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे,
एक्टिवेशन एनर्जी, और ये क्या हो जाएगा हमारा इंटरमीडिएट, इसका दूसरा नाम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी दे के ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है। ठीक है, अब नेक्स्ट फिगर 3.7 इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग पोटेंशियल। 3.7 वाली फिगर जो ये यहाँ पे डायग्राम है, ये क्या कर रखा है, ऑब्टेन्ड, कैसे ऑब्टेन होगा, किसका प्लॉट बना रखा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्शन वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, जैसा इस ग्राफ के अंदर दिखा रखा है, एक साइड तो क्या ले रखा है पोटेंशियल एनर्जी, एक साइड है रिएक्शन कोऑर्डिनेट की किस हद तक हमारी रिएक्शंस जाएगी। तो क्या है, जैसे ए है, ए क्या है हमारा रिएक्टेंट, जैसे H2 और I2 इसका एग्जाम्पल लिया था, तो H2 और I2 क्या हो गया हमारा रिएक्टेंट। अभी आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, और इनको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो क्या है हमारा इंटरमीडिएट, वहाँ तक पहुँचने के लिए इनको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, और वही एक्स्ट्रा एनर्जी क्या होगी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, जो H2 और I2 को मिक्स करके क्या बना देगी, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कौन सा था हमारा, जो H के बॉन्ड थे और क्या थे I के बॉन्ड्स। ठीक है, तो क्या हो रहा था, इनके बीच में तो बॉन्ड बन रहे थे, HI के बीच में क्या हो रहा था, रेड से जो मैं दिखा रही हूँ ना वो क्या है, इनके बीच में बॉन्ड्स बन रहे थे, और ये क्या हो रहे थे, कमज़ोर हो रहे थे यहाँ के बॉन्ड्स, जो HH और II के बॉन्ड्स, और फिर लास्ट में क्या हो जा रहा था, ये दोनों टूट के एक मॉलिक्यूल और नीचे वाला टूट के एक मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो लास्ट में जो ये B है, ये क्या है हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ था, दो मॉलिक्यूल HI के। डेल्टा H क्या है, अब एनर्जी क्या होती है, दो उनको मिला के जब कोई एक नया वो बनता है ना, बी प्रोडक्ट बनता है, तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और उसी को क्या बोलते हैं हमें, एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो टाइप की रिएक्शन थी। एंडोथर्मिक के लिए क्या था, जब एनर्जी रिएक्शन में देनी पड़े तो डेल्टा H पॉजिटिव होता था। इसमें क्या है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक में क्या होगा, एक्सो का मतलब बाहर, जब हीट बाहर निकले रिएक्शन से, तो अगर दो मॉलिक्यूल्स मिक्स होके एक नया मॉलिक्यूल बना रहे हैं ना, तो इसका मतलब वो एंडोथर्मिक नहीं एक्सोथर्मिक है। मतलब दो चीज़ मिलके एक नई चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, तो क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। और अगर हम क्या कर रहे हैं कि जैसे एक प्रोडक्ट है, इसको तोड़ के हमें क्या करना है, दो टुकड़ों में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर हम जैसे एक डंडी है उसे भी तोड़ते हैं, तो क्या है, हमें एनर्जी लगानी पड़ती है ना अंदर से। तो किसी रिएक्शन को तोड़ने के लिए क्या होगी, वो क्या होती है, एंडोथर्मिक, क्योंकि हमें अंदर हीट देनी पड़ती है तब वो रिएक्शन होती है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब रिएक्शन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट द प्रोफाइल ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। और जो ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है ना, ये यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ये प्रोफाइल ऑफ एनर्जी चेंज बता रहा है, मतलब कितनी एनर्जी चेंज हुई है जब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। सम एनर्जी इज रिलीज व्हेन कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज टू फॉर्म प्रोडक्ट। और जब ये कॉम्प्लेक्स जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ था, ये यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना था, ये टूट के जब प्रोडक्ट के अंदर जाएगा ना, तो क्या होगा, कुछ एनर्जी रिलीज होगी। इस वजह से ये क्या है, डेल्टा H मतलब एंथैल्पी चेंज कितनी हुई है। द फाइनल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और जो फाइनल डेल्टा H क्या होगा, जो हमारी एंथैल्पी होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, नेचर पे, किसके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। All the molecule in reacting species do not have same kinetic energy। हर मॉलिक्यूल जो कि रिएक्ट कर रहे हैं उसकी क्या होती है, सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। जैसे आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, तो 30 के 30 बच्चे क्या होते हैं, सेम नहीं होते, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। कोई स्टडीज़ में अच्छा है, कोई डिबेट में अच्छा है, कोई सॉन्ग में अच्छा है, गाना गाने में, किसी की डांसिंग स्किल है, किसी को क्या पसंद है, गेम्स पसंद है। तो सबकी क्या होती है, अपनी अलग अलग पसंद होती है।
ठीक है। उसी तरीके से जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो रिएक्टिंग स्पीशीज हम केमिकल रिएक्शंस के अंदर यूज़ करते हैं रिएक्टेंट, उनकी अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। वो ये नहीं है कि सबकी एक जैसी हो, ठीक है। सिंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ एनी वन मॉलिक्यूल विद प्रिसीजन, तो इसी वजह से क्या होगा, हम सबको एक तरीके से नहीं वो कर सकते। अब जैसे हमने टेस्ट ले लिया पढ़ाई का, ठीक है, तो वो बच्चा फर्स्ट आ जाएगा जिसकी स्टडीज़ में अच्छा पोटेंशियल है, ठीक है। अब वही बच्चा क्या हो सकता है, उसका क्या पता गेम्स में अच्छा ना हो, गेम्स में एक गेम करवा लिया तो दूसरा बच्चा वहाँ पे फर्स्ट आ गया। तो ज़रूरी नहीं है ना कि एक ही टेस्ट से पता चल जाए कि कौन बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से हमारे मॉलिक्यूल्स में क्या है, सबके अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है। तो हम क्या करेंगे, एक एक मॉलिक्यूल लेके तो देखेंगे नहीं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला, लुडविग बोल्ट्जमैन थे और जेम्स मैक्सवेल थे। उन्होंने क्या किया, स्टैटिक्स का यूज़ किया, क्या प्रेडिक्ट करने के लिए, बिहेवियर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब इन्होंने क्या किया, स्टैटिक्स का यूज़ किया, जिसकी वजह से क्या पता चल सकता था कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। जैसे आपके 4-5 राउंड करवा दिए क्लास में, एक तो स्टडीज़ का 10 नंबर का हो गया, एक गेम्स का हो गया, एक सिंगिंग कंपटीशन, एक डांसिंग कंपटीशन, तो ये अलग अलग एक्टिविटीज़ करवा दी 5-10। तो उससे क्या हो जाएगा, एवरेज पता चल जाएगा कि मोस्ट बच्चों, क्योंकि सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, तो उससे क्या होगा, पूरी क्लास का पता चल जाएगा कि किस बच्चे का किस चीज़ में ज़्यादा पोटेंशियल है, किस में कम। उसी तरीके से इन्होंने क्या किया, स्टैटिक्स का यूज़ किया, क्या बताने के लिए कि सारे नंबर ऑफ, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स हैं, बेशक उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है, लेकिन उनका बिहेवियर पता लगा सकते थे। अकॉर्डिंग टू देम, इन्होंने क्या किया, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय प्लॉटिंग द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद ए गिवन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। मतलब इन्होंने एक प्लॉट किया, मतलब प्लॉट मतलब ये एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, एक सेकंड छोटा कर देती हूँ इसे थोड़ा। इन्होंने एक प्लॉट ड्रॉ किया, किसके किसके बीच में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कितने फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विद अ गिवन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। और एन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे लिखे इसने, NE/NT, ठीक है। अब ये पता करना ज़रूरी है कि ये NE क्या है और NT क्या है। तो जो NE होता है ना, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी एनर्जी क्या हो, E एनर्जी हो, ठीक है। और ये क्या है, टोटल मॉलिक्यूल्स की कितने टोटल मॉलिक्यूल्स हैं। तो NE/NT क्या हो गया, उसको उसका ग्राफ यहाँ पे रखा गया एक्स कोऑर्डिनेट पे, और वाई पे क्या लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी। तो इससे क्या पता चला, द पीक ऑफ कर्व कॉरस्पॉन्ड टू मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। और जो ये पीक आई ना, ये यहाँ पे इसको क्या बोल दिया गया, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर जो काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की, वो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स की, ज़्यादातर बच्चों की कितनी, जैसे बच्चों के अंदर क्या हुआ, एक ऐसी वो था, ऐसा जैसे ग्राफ बना दिया, ठीक है। तो एक पीक आ गई, तो ये पीक क्या डिनोट कर रही थी कि ज़्यादातर बच्चे किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें है कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की, कि मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन की कितनी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो उसे किससे डिनोट किया गया, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी से। These are decreasing number of molecule with energy higher or lower than this value। मतलब ये क्या थे, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, किसके साथ, विद हाइयर, मतलब जितनी ज़्यादा हाई एनर्जी हो रही थी या फिर लो एनर्जी हो रही थी, उसके साथ क्या हो रहा था, नंबर डिक्रीज हो रहा था मॉलिक्यूल्स का। जो ये मैं मार्क करती जा रही हूँ, ये क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ें, ठीक है। अब
टेम्परेचर इज रेड द मैक्सिमम टू द कर्व मूव टू द हायर एनर्जी वैल्यू। मतलब जैसे ही टेम्परेचर क्या किया, रेज किया गया, तो जो मैक्सिमम था, जो ये यहाँ पे था, जैसे टी टेम्परेचर पे हमारे यहाँ पे आया था ये कर्व का मैक्सिमम, कि ये पॉइंट क्या थी, जैसे पहाड़ की चोटी होती थी ना, वो यहाँ पे थी पहले, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया ना, वो पीक क्या होगी, यहाँ पे शिफ्ट होगी आगे। ठीक है। एंड द कर्व ब्रोडन्स आउट, और जो ये कर्व हो गया, पहले क्या था, यूं जाके यूं हो रहा था, अब क्या हो गया, ब्रॉड, चौड़ा हो गया, ये आगे तक फैल गया। अब इस ग्राफ को देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की, कितनी एनर्जी चाहिए इंटरमीडिएट बनने के लिए, मतलब रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। ये टी क्या है, पहले जो टेम्परेचर हमने लिया था, फिर क्या किया, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया 10 डिग्री से, तो T+10। अब जो ये एरिया है, ये क्या शो कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल, किसी टाइम टी के ऊपर कितने फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं। और जो ये यहाँ पे एरिया, ये क्या शो कर रहा है, एरिया शो फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मोलिक्यूल विच रिएक्ट एट T+10। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद कितने ज़्यादा मोलिक्यूल्स और रिएक्ट करने लगे, ये है वो एरिया। ठीक है, मतलब बिना टेम्परेचर इंक्रीज किए सिर्फ इतने मॉलिक्यूल थे, और फिर जब 10 डिग्री से इंक्रीज किया टेम्परेचर, तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गए मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स ज़्यादा कोलाइड करने लग गए। जैसे पहले टी टेम्परेचर 25 डिग्री पे क्या था, जैसे 50 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे थे। ठीक है, जब आपने 35 डिग्री टेम्परेचर कर दिया, तो 50 से क्या हो गए, 70 मॉलिक्यूल क्या हो गए आपके, रिएक्ट करना शुरू हो गए। तो 20 एक्स्ट्रा हो गए, वो 20 यही थे जो एक्स्ट्रा, यहाँ पे जो ये एरो शो कर रखा है इसके अंदर, और ये 50 पहले थे, अब ये 20 और रिएक्ट करना शुरू हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 70 मॉलिक्यूल्स। तो ये बस यही दिखा रखा है। द कर्व ब्रोडन्स आउट, मतलब कर्व क्या हो रहा था, फैल रहा था। स्प्रेड टू अ राइट सच दैट देयर इज ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद मच मोर हायर एनर्जी। और ये क्या दिखा रहा था, यहाँ पे ब्रॉड हो गए कि और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, रिएक्ट करना शुरू कर गए। ठीक है। एरिया अंडर द कर्व मस्ट बी कॉन्स्टेंट सिंस टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1 एट ऑल टाइम्स। मतलब जो एरिया अंडर द कर्व, मतलब कर्व के अंडर जो एरिया था, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो तो एक ही हो सकती है ना सारे टाइम पे। वी कैन मार्क द पोजीशन ऑफ EA ऑन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मतलब 3.9 के अंदर क्या है, इस पे हम ये जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है ना, इसका यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, पॉइंट मार्क कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी तो चाहिए ही ताकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो सके। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड विद एनर्जी ग्रेटर देन EA। मतलब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, तो क्या हो जाता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड कर रहे थे वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और उनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा। It is clear from the diagram that the curve at T+10, the area showing the fraction of molecules having energy equal to or greater than activation energy get double, leading to double the rate of reaction। ये हमने पहले भी देखा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर T+10 10 डिग्री से बढ़ा रहे थे, तो क्या हो रहा था, जो मॉलिक्यूल पहले 50 रिएक्ट कर रहे थे, अब कितने हो गए, 70 हो गए, तो इंक्रीज हो गए। और इस वजह से क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, वो भी इंक्रीज हो गई पहले से। इन द अरहेनियस इक्वेशन 3.18, मतलब जो अरहेनियस इक्वेशन ऊपर हमने देखी थी, क्या थी, K = AE-EA/RT। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये फैक्टर है ना, EA/RT, ये क्या बता रहा है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा है, कौन से, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर है एक्टिवेशन एनर्जी से। तो ये लाइन याद रखना कि जो ये अरहेनियस इक्वेशन है, ये पूरी अरहेनियस इक्वेशन है, तो इसके अंदर जो ए है वो तो क्या था, स्टेरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर, और जो ये E⁻EA/RT है, क्या डिनोट कर रहा है, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाता है, तो याद रखने की चीज़ है। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑफ बोथ साइड, अब इसको क्या कर रहे हैं हम, जो ये क्या इक्वेशन थी के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, इसका ग्राफ बनाना है। तो ये सीधा ऐसे तो ग्राफ बनेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे, नेचुरल लॉग ले लेंगे दोनों साइड। तो उससे क्या हो जाएगा, एल एन ए इज इक्वल टू एल एन ए प्लस क्या हो जाएगा, माइनस जो ये ई के ऊपर माइनस ई अपॉन आर टी है, क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आ गया, और इसे इसकी बजाय ऐसे भी लिख सकते हो आप, एल एन के इज इक्वल टू पहले एल एन ए और फिर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो यूँ लिख लो या यूँ लिख लो, बात एक ही है। तो जो प्लॉट है हम किस किस के बीच में ड्रॉ करना है, एल एन के बीच में और 1/t के बीच में। ठीक है, जो ये एल एन के है ना, इसका और इसका 1/t का ग्राफ बनाना है। अब इसमें 1/t अलग कैसे लिखें, उसे ऐसे लिख लो, जैसे एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस 1/t मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, ई ए अपॉन आर, या फिर क्या लिखो, इसे प्लस का कर लो और इसे मल्टीप्लाई कर लो पूरे को, यहाँ पे माइनस ई ए, इसे यूँ मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो माइनस ई ए अपॉन आर टी, इसे कैसे लिख सकते हो, माइनस ई ए अपॉन आर मल्टीप्लाई में लिख दो 1/t, तो रहेगा तो ये सेम ही माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो इसे ऐसे लिख देंगे। अब ग्राफ किसके बीच में था, एल एन के, और इसमें से कौन सी टर्म 1/t क्या हो गया, अलग निकाल लिया, तो ये क्या आ गया, अपना स्लोप आ गया। तो इसके अंदर बार बार पूछा जाता है कि हम एल एन के और 1/t का ग्राफ बनाते हैं तो स्लोप क्या आता है अरेनियस इक्वेशन के अंदर, तो स्लोप ये आता है माइनस ई ए अपॉन आर। ठीक है, और ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इट हैज़ बीन फाउंड दैट अरहेनियस इक्वेशन, एक सेकेंड, इट हैज़ बीन फाउंड दैट मतलब क्या पाया गया कि जो अरहेनियस इक्वेशन है उसके अंदर क्या होगा, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन एंड एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन रेट कांस्टेंट। अब ये ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि एल एन के है वो किसके इक्वल है, -1/t। -1/t का मतलब क्या हो गया, अब एल के किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के, लेकिन ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, क्योंकि माइनस का ये अगर साइन हटाएं हम, एल एन के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, टी के इक्वल लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी का साइन क्या है, क्योंकि ये एक्टिवेशन के साइन, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ऊपर है न्यूमरेटर के अंदर यहाँ पे, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगी, माइनस का साइन है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इस वजह से जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, एक्टिवेशन एनर्जी के, और एक्सपोनेंशियल फैक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अब फिगर 3.10 जो ये दिखा रखी है, एल एन के वर्सेस किसका, 1/t का ग्राफ, इसके अंदर क्या है, इंटरसेप्ट क्या हो गया अपना एल एन ई, स्लोप क्या है -EA/r। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर T1 इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। मतलब अगर दो क्या दे रखे हैं, दो अलग अलग टेम्परेचर दे रखे हैं, तब हम रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, वो निकाल लेंगे हम एक डेरिवेशन करके छोटा सा,
जैसे मान लो जो ये इक्वेशन थी ऊपर ln k = -EA/RT + ln A, सेम यू की यूँ लिख के क्या करो, टेम्परेचर T1 उस पे क्या कर दो, ln K1 = -EA/RT1 T1 टेम्परेचर पे, ठीक है। अब T2 टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, ln K2 - EA/RT2, क्योंकि टेम्परेचर T2 हो गया। बाकी ln A ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका कोई चेंज नहीं होगा। अब हमें जो K1 K2 है वो क्या है, रेट कांस्टेंट है T1 टेम्परेचर पे और T2 टेम्परेचर पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, मतलब T2 टेम्परेचर से T1 टेम्परेचर वाली इक्वेशन को माइनस कर दो, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, ln K2 - ln K1, और यहाँ पे आ जाएगा EA/RT1 - EA/RT2, ठीक है। और फिर क्या कर देंगे, ln A, ये प्रॉपर्टी थी ln A - ln B, इसको क्या लिख सकते हैं, ln A/B, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा ln K2 - ln K1, तो ये क्या हो जाएगा, ln K2/K1, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की है, ये याद रखनी पड़ती है। ln A - ln B किसके इक्वल हो जाएगा, ln A/B के, ठीक है। अब ऐसे करके 1/T1 - 1/T2, EA/R क्या है, दोनों में कॉमन है ना, तो बाहर ले लो, और 1/T1 - 1/T2 आ जाएगा। अब आगे क्या कर दिया, ln को log के अंदर कन्वर्ट करते हो तो दूसरी साइड किससे डिवाइड करना पड़ता है, 2.303 से, ठीक है। क्योंकि ln किसके इक्वल होता है, 2.303 log के इक्वल होता है, ठीक है। तो log K2/K1 यहाँ पे क्या था, 2.303, जो यहाँ पे जाके डिवाइड में हो गया, ठीक है। तो सीधा इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, ये = EA/2.303R। अब जो मेन इक्वेशन जो याद करने की है, जिस पे न्यूमेरिकल आ रहे हैं बार बार, वो ये है, रटनी पड़ेगी, 4-5 बार लिख के देख लो, डेरिवेशन कर लो। डेरिवेशन करने से पता है क्या, इक्वेशन याद नहीं करनी पड़ती, ये पता चल जाता है ये चीज़ कहाँ से आई, ये चीज़ कहाँ से आई, ठीक है। तो ये इक्वेशन मेन है। जैसे क्या दे दिया, T1 T2 दो टेम्परेचर दे दिए, EA की वैल्यू दे दी, और क्या पूछ लिया, log K2/K1 की वैल्यू बता दो, या फिर क्या कर दे, log K2/K1 दे दिया, T1 T2 दो टेम्परेचर दे दिए, क्या निकलवाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी, तो बस यही है। तो क्या करना है, ये इक्वेशन याद रखनी है, इजी है। अब और हाँ, एक चीज़ और, जैसे ये क्या था, log के अंदर जब इस इक्वेशन को लिखोगे ना, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, log K = log A - EA/2.303 RT, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर log K और 1/T का ग्राफ आएगा ना, तो स्लोप क्या आ जाएगा, -EA/2.303 R, ठीक है। अगर ln K और 1/T का ग्राफ पूछा जाए तो -EA/R सिर्फ, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, रेट कांस्टेंट दे रखे हैं, किस पे, T1, मतलब टेम्परेचर दे दिए दो, T1 क्या है 500 केल्विन, T2 क्या है 700 केल्विन, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या दे दी, मतलब R1 दे दिया 0.02 और R2 दे दिया 0.07। कैलकुलेट क्या करना है, EA और A, तो निकल जाएगा इक्वेशन, ये ऊपर वाली है, इससे क्या निकल जाएगी, EA, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, K = AE - EA/RT, तो इससे क्या निकल जाएगा, A की वैल्यू, क्योंकि बाकी सारी मिल गई ऊपर, ठीक है। तो इसी से रिएक्शन होते हैं, बस यही पूछी जाती है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, मतलब किसी रिएक्शन के ऊपर कैटलिस्ट का क्या असर होगा। कैटलिस्ट क्या होता है, वो सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, और वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब
उसका कोई चेंज नहीं होता केमिकल रिएक्शन के अंदर। मतलब जैसा वो पहले था ना, जब हमने रिएक्शन में मिलाया, तो रिएक्शन कंप्लीट के बाद भी वो वैसा ही होगा, उस पर कोई असर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल MnO2 कैटेलाइज द फॉलोइंग रिएक्शन सो एज टू इंक्रीज इट रेट। मतलब जो KClO3 है, इसका डिकम्पोजिशन करना है, तो हमने क्या मिला दिया कैटलिस्ट MnO2, ठीक है। तो रिएक्शन होगी KCl + O2। तो जब ये रिएक्शन हो जाएगी ना इन दोनों के साथ, क्या मिलना चाहिए, MnO2 भी मिलना चाहिए। द वर्ड कैटलिस्ट शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन एडिड सब्सटेंस रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन। और जब मान ले जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करे वो तो क्या होगा, कैटलिस्ट। और जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दे वो क्या होगा, इनहिबिटर। इनहिबिटर वो सब्सटेंस होता है जब हम रिएक्शन के अंदर मिलाएं तो उस रिएक्शन को क्या कर दे, कम कर दे। मतलब पहले 1 घंटे में हो रही थी, अब 2 घंटे में होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। और जो ये क्या है, कैटलिस्ट का एक्शन कौन एक्सप्लेन करता है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, कैटलिस्ट क्या है, पार्टिसिपेट करेगा केमिकल रिएक्शन के अंदर। कैसे, टेम्पररी बॉन्ड्स को फॉर्म करके, किसके साथ, रिएक्टेंट के साथ, और जिससे क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे, ट्रांजिस्ट्री एग्जिस्टेंट एंड डीकम्पोज टू यील्ड प्रोडक्ट एंड द कैटलिस्ट। और जब ये टूट जाएगा इंटरमीडिएट तो क्या बन जाएगा, जो कैटलिस्ट था वो अलग निकल जाएगा और एक प्रोडक्ट बन जाएगा। इट इज़ बिलीव्ड दैट कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथ और रिएक्शन मैकेनिज्म बाय रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड हैंस लोअरिंग द एनर्जी बैरियर। मतलब ये पाया गया कि जो कैटलिस्ट था वो क्या करता है, अल्टरनेट पाथवे को प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे एक तो रास्ता है जो सीधा हाईवे हो, एक होती है जो बीच बीच में से कहीं गांव में से जाके रोड हो, ठीक है। तो हाईवे क्यों होता है, ताकि वो टाइम कम ले और एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वीनियंट हो जाना। उसी तरीके से क्या है हमारा कैटलिस्ट, वो क्या कर देगा, पाथ को चेंज कर देगा, ऐसा पाथ दिखाएगा ताकि जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम यूज़ हो, ठीक है। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो, जल्दी से मतलब रिएक्शन प्रोसीड हो जाए। और जिसकी वजह से, क्यों ऐसा होने से क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी का बैरियर, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर वो होता है जो हमारी रिएक्शन को प्रोसीड होने से रोकता है, ठीक है। और एक्टिवेशन वो एनर्जी होती है जो क्या होती है, इस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को पार करवा दे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। It is clear from Arrhenius equation, the lower the value of activation energy, faster will be the rate of reaction. और ये अरेनियस इक्वेशन के अंदर हमने देखी थी कि जितनी ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी की, उतना ही क्या होगा, स्लो होगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। और जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिएगी उतनी फास्ट क्या होगी रिएक्शन, ठीक है। इसको ऐसे समझो जैसे जितनी हमारे अंदर इंटरनल मोटिवेशन होगी ना, मतलब खुद की लगन होगी, तो बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम जल्दी जल्दी अपना काम कर लेंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या एकेडमिक्स में। अब हम ऐसे बच्चे हैं जिसको अंदर से कुछ मोटिवेशन ही नहीं है, हर वक्त बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होगा, अगर बाहर वाले मोटिवेशन देंगे तो ही हम काम करेंगे, वरना हम स्लो हो जाएंगे। उसी तरीके से इसमें है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी, मतलब बाहर का मोटिवेशन जितना कम होगा ना, उतना ही फास्ट क्या होगा, इसमें रिएक्शन होगा, ठीक है। उसी तरीके से इतनी हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी। तो जैसे रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्शन पाथ विद कैटलिस्ट, जैसे पहले इतनी ऊपर चढ़ना पड़ रहा था, अब क्या कर दिया, कैटलिस्ट डाल दिया तो ये पाथ चेंज हो गया, नीचे से हो रहा है पूरा सारा काम। पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी लग रही थी, अब एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ इतनी लग रही है, ठीक है। और फिर ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी का करेंगे, नहीं थोड़ा सा रह गया, 1 सेकेंड। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। मतलब थोड़ा सा कैटलिस्ट भी क्या कर सकता है, बहुत सारे रिएक्टेंट पे काम कर सकता है। जैसे 1 टंकी रूह अफ़ज़ा बनाना हो तो सिर्फ 1 बोतल भी काफ़ी है, ठीक है। थोड़ा सा कैटलिस्ट भी बहुत सारी रिएक्शन, मतलब बहुत सारे रिएक्टेंट्स को आपस में कोलिजन करवा सकता है।
अब ये जो मेन पॉइंट हमें याद रखना वो ये है, ए कैटलिस्ट डज नॉट एल्टर गिव्स एनर्जी। मतलब जो डेल्टा जी होती है ना, गिव्स एनर्जी, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, किसका, हमारे कैटलिस्ट का, इसको नहीं बदलता ये। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कैन अ कैटलिस्ट एल्टर द गिव्स एनर्जी, तो ये इसका आंसर होगा नो नो नो। इट कैटलाइज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बट डज नॉट कैटलाइज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब कैटलिस्ट क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करेगा। मतलब जो नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सी होती हैं, जो खुद से नहीं होती, मतलब जो हो ही नहीं सकती खुद से, तो वो उनको कैटलाइज नहीं करेगा। इट इज़ ऑल्सो फाउंड दैट अ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन, इट हेल्प इन अटेनिंग इक्विलिब्रियम फास्टर। मतलब जो कैटलिस्ट होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी नहीं चेंज करता, सिर्फ ये हेल्प करता है कि जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी से अटेन हो जाए। दैट इज़ इट कैटलाइज द फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट सो दैट इक्विलिब्रियम स्टेट रिमेन्स सेम बट इन रीच अर्लियर। मतलब जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन को कैटलाइज करेगा उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ये चेंज नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स हैं, ये याद करने हैं कि जो कैटलिस्ट है वो सिर्फ ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करके, बाकी डेल्टा जी के इक्विलिब्रियम को ये अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, एक एक टॉपिक करेंगे, अच्छे से करेंगे ताकि याद रहे। ठीक है, थैंक यू।